हेलो बच्चों, देखो मेरा नाम जान लो पहले। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम। तो अरे मेरा नाम वैभव पांडे है, ठीक है। वैभव समझ में आ गया सबको? तो बेसिकली क्लास में जाते तो मैं इसे स्टार्ट करते हैं। वैभव नाम है मेरा और इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं हम। पीएचडी का तीसरा साल है मेरा, ठीक है। और तुम लोग को जो हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो है क्या? ऑप्टिक्स। पता होगा पहले से, मैम बता दी होंगी ना। हाँ, नए सर आ रहे हैं, ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। ऑप्टिक्स बुक कौन कौन सा तुम लोग लोगे? आज थर्ड ईयर वाली क्लास में बहुत ज़्यादा वो हो गया, फास्ट हो मतलब हार्ड एंड फास्ट हो गया। पहले से स्टार्ट करना चाहिए। पहला बुक कौन सा लोगे तुम लोग? अगर जनरल पढ़ना है तो ब्रिजलाल की ले लो। ब्रिजलाल एस चंद पब्लिकेशन की। हम किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहे बेटा, हम इन्हीं दोनों बुक से पढ़े हैं। और दूसरा अजय घटक की ले लो, ऑप्टिक्स। मैग्रा हिल की है, हाँ मैग्रा हिल पब्लिकेशन की है अजय घटक की बुक, ठीक है। इसका नाम है क्या? एंड अ टेक्स्ट बुक ऑफ ऑप्टिक्स। इस ब्रिजलाल वाली बुक का नाम है अ टेक्स्ट बुक ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। और अजय घटक वाली बुक की नाम है ऑप्टिक्स, सिंपली ऑप्टिक्स। जो भी एडिशन मिले खरीद लेना, ठीक है। तो पहले ब्रिजलाल वाली पूरी पढ़ लो, एन सुब्रमण्यम और ब्रिजलाल वाली पूरी पढ़ लो। और उसके बाद से क्या करना? घटक वाली बुक पढ़ना स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। सबको समझ में आया? ठीक है बेटा। तो इन्हीं दोनों बुक से तुमको क्या करना है? पढ़ना है। अच्छा, ऑप्टिक्स बेटा, ऑप्टिक्स पढ़ रहा हूँ तो ऑप्टिक्स के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ ऑप्टिक्स? बता। हाँ बेटा, ऑप्टिक्स क्या है बेटा? यस, वी स्टडी अबाउट द लाइट, वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, वी स्टडी अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, क्या बोले? कौन बोला है? हाँ बेटा, हाँ बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ट्रांसमिशन मीन्स passing of light from one medium to another medium. The passes of light, which means simply a property of light. क्या पढ़ते हैं बेटा? Properties of light. So this is a part of physics in which we study of properties of light. बहुत सही, ठीक है। क्या पढ़ते हैं बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ऑप्टिक्स बेटा दो पार्ट से बटा हुआ है। क्या बेटा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा कौन सा बेटा? फिजिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स गलत नहीं बोले, सही बोले। वेव ऑप्टिक्स उसी का पार्ट, फिजिकल ऑप्टिक्स। यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं बेटा? रे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? वेव कॉन्सेप्ट, ठीक। वेव कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है बेटा? सुपरपोजिशन ऑफ वेव आता है, ठीक है। सुपरपोजिशन मीन्स व्हाट? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। और क्या बेटा? और क्या, और कौन सा पार्ट आता है? तीन ही पार्ट है। इंटरफेरेंस, दूसरा और तीसरा पोलराइजेशन। कुछ लोग SATIO लिखते हैं, कुछ लोग ZATIO। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। और इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस, लाइक लेंस और सरफेस, लाइक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, और चौथा कंस्ट्रक्शन ऑफ
ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब अगर लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरह उसको क्या करें, डिवाइस में प्लेस करें कि हमारे एब्रेशंस क्या हो जाए, डिस्टॉर्शंस क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आगे, अभी आगे पढ़ेंगे, अभी तो सिंपल पढ़ना है, अभी तो सिंपल चीज़ जानना है, अभी तो बेसिक हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो बेसिक में बेटा चलो इतना मिटा दें, इतना समझ में आया ना, किसी को सबको समझ में आ गया ना। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में किसका इस्तेमाल करते हैं, रे कॉन्सेप्ट का, और फिजिकल ऑप्टिक्स में वेव कॉन्सेप्ट का। तो वेव कॉन्सेप्ट में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस और द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इफ वी आर यूटिलाइजिंग द ऑप्टिकल डिवाइसेस के ऑप्टिकल पोर्शंस क्या क्या हो जाएंगे, लेंस हो जाएगा भाई, ठीक है, या फिर मिरर हो जाएगा। ठीक, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर डबल मिरर ले लें, डबल लेंस ले लें, तो क्या प्रॉपर्टी होगी लाइट की, कैसा डेविएशन प्रोड्यूस होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, चलो तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये जानते हो रे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले तो उसका मेजर पोर्शन क्या है बेटा, तो फर्मेट्स प्रिंसिपल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फर्मेट्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन ठीक, पहला पॉइंट ये पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है बेटा, दूसरा पढ़ना है हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। तो एक्सट्रीमम पाथ कुछ है नहीं, बस फर्मेट्स प्रिंसिपल का क्या है, फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का क्या है, जनरलाइजेशन है। ठीक है, फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का जनरलाइजेशन है। तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम टाइम और एक्सट्रीमम पाथ, इसको समझेंगे। चौथा एटलांटिक पॉइंट पढ़ेंगे, एटलांटिक पॉइंट। तो इसमें जो पहला चैप्टर है फर्मेट्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, वो क्या है, इसमें 4 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फर्मेट्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम टाइम और एक्सट्रीमम पाथ, एटलांटिक पॉइंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी तो हम लोग से चाहेंगे हम। पहला बताओ, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन। ठीक है, इसका मतलब है क्या बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, क्या बेटा, ओरिएंटेशन। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच टेल्स दैट व्हाट द लाइट विल एक्ट लाइक। ठीक है, व्हाट द लाइट विल एक्ट लाइक, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज totally what explained by the refractive index, is totally dependent on the reflective index, because if the speed of light changes then the property of light will also change. ठीक है बेटा, the speed of light is what, a property of light by which, हाँ, by which the speed of light or property of light what
changes, which explains this property of light in any medium, which explains the properties of light in any medium. तो पहला क्या हो जाएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. अच्छा चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है तो इस तरह के देखो दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं. पहला कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है. और दूसरा कौन सा होता है बेटा, रिलेटिव होता है. कौन सा होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट मीन्स व्हाट, एब्सोल्यूट कब होगा, जब किसी दो इंटरफेस के मीडियम से, मतलब मीडियम का दो मीडियम्स का इंटरफेस हुई, अगर इसको इस इंटरफेस कंसीडर करते हैं, अगर पहला मीडियम क्या हो, एयर हो जाए, एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम हो जाए, और दूसरा मीडियम क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो जाए, गैस हो जाए, ठीक, कोई भी, या कोई मटेरियल हो जाए, कोई मैटर हो जाए, ठीक है. तब कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. मीन्स जो टेबल तुम लोग को प्रोवाइड किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होता है, एब्सोल्यूट होता है. या एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है. ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कौन से होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं. और रिलेटिव मीन्स व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज व्हाट रिलेटिव इंडेक्स. मीन्स वी आर रिलेटिंग टू मीडियम्स, वेयर वी आर रिलेटिंग टू मीडियम्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करस्पॉन्डिंग टू दैट इज नोन इज व्हाट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ज़्यादा तेज नहीं बोल रहा है ना, आवाज़ क्लियर हो रही है मेरी, समझ में आ रहा है सब कुछ. अच्छा, ये अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट इज ऑफ टू टाइप. पहला कौन सा, एब्सोल्यूट, दूसरा कौन सा, रिलेटिव. तो एंड डेफिनेशन ऑफ, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम, ठीक. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है. व्हेन इट इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, what are the properties which are altered are what, wavelength and its velocity. velocity altered होता है, और क्या होता है, wavelength क्या होता है, alter हो जाती है, frequency क्या रहती है, constant रहती है, ठीक. अच्छा, हाँ velocity तो चेंज होगा ही, देखो दिया तो है, इससे नहीं पता चल रहा है. velocity हम constant नहीं बोले, हम बोले frequency constant है. देखो कैसे चेंज होगी वेलोसिटी, अगर सी एम इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन म्यू कर दें, तो डिफरेंट, अगर मान लो ग्लास है तो 1.33 समथिंग अप्रॉक्स होता है, हमको नहीं पता, मतलब याद नहीं है, 1.33 के आस होता है. अगर स्पीड ऑफ लाइट में 1.3 से डिवाइड कर देंगे तो मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी एम. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इससे क्या कंक्लूजन मिलता है तुमको, कि अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, कम हो जाएगा. मतलब मीडियम अगर डेंसर हो जाए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, कम हो जाएगा. और वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम हो जाए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बहुत ज़्यादा हो जाए. इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे कम होता है, एयर का होता है. इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज़ व्हाट, मैक्सिमम होता है ना. एयर और वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है. समझ में आया. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा रिफ्रैक्शन में बात देखो, अच्छा रिफ्रैक्शन भी छोड़ दो, अभी रिफ्रैक्शन बाद में पढ़ेंगे. इतना समझ में आया. तो वेलोसिटी चेंज होगी, और दूसरा क्या होता है, वेवलेंथ चेंज होता है. कैसे चेंज होता है, देखो सी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन इंटू न्यू होता है, या एन इंटू लेमडा, सॉरी एन, अरे मतलब न्यू इंटू लेमडा होता है, जहाँ पे न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है. सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, या फिर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा. ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये फॉर्मूला पढ़े हो ना. अच्छा चलो, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे. अच्छा बताओ, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा है, तो अगर फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट हो तो सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा नॉट होगा, ठीक. दूसरा, अगर किसी मीडियम में देखो तो सी इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा एम होगा. इसी दो फॉर्मूलों का अगर यहाँ पे हम अगर
इसको रिप्लेस कर दे सी नॉट को किसे, न्यू इंटू लेमडा नॉट से, और सी एम इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा एम से, तो न्यू से न्यू कैंसिल होगा, लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट अपॉन लेमडा हो जाएगा, मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तुम्हारे पास तीन डेफिनेशन। पहला तुम जानते हो डेफिनेशन क्या, कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज स्नेल्स लॉ, विच इज स्नेल्स लॉ। तो ये तुम पढ़े थे किसमें, इंटर में, इंटर पढ़े थे ना। अब बेसिक पढ़ो, सी नॉट अपॉन सी एम में द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ में आया, इतना चीज़ सबको समझ में आया, एब्सोल्यूट और रिलेटिव समझ में आया, कोई डाउट किसी को भी, तुमको बेटा डाउट है, हम बोल रहे हैं आवाज़ क्लियर नहीं हो रहा है, अच्छा वही तो तुमसे पूछें। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, अ रेशियो ऑफ लाइट इन एयर टू द रेशियो ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन, रेशियो ऑफ लाइट इन एयर, मतलब रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम by which the properties of light is what, changes, properties of light is what, changes। ठीक है, ये दो तरह का होता है, कौन सा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, तो तुम तीन डेफिनेशन तुम लोग ऑलरेडी जान गए। पहला कौन सा डेफिनेशन, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इट इज़ कॉन्स्टेंट, और ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या होता है, रिलेटिव होता है। क्यों होता है रिलेटिव, बिकॉज साइन आई अपॉन साइन आर अगर हो रहा है, अगर इंसिडेंस हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट डजेंट मैटर्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा डेफिनेशन क्या जान गया बेटा, कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। समझ में आया था ना, कोई डाउट। ठीक है, अच्छा चलो समझाएंगे अभी आगे, आगे समझेंगे। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट आता है बेटा, ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट आता है। क्या पाथ आता है बेटा, ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, सपोज दैट लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, सपोज दैट लाइट इज़ पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, और मान लो कि अगर ये पहला मीडियम है और ये क्या है बेटा, दूसरा मीडियम है। क्या है बेटा, ये पहला मीडियम है और ये क्या है, दूसरा मीडियम है, और ये क्या है, फोटोन ऑफ लाइट है। क्या बेटा, फोटोन ऑफ लाइट है। अगर मान लेते हैं पहले मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, μ1 है, और दूसरे मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, μ2 है। ठीक, अगर मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस इसमें, इस मीडियम में इसका तो पाथ ट्रेवल्ड है वो कितना बेटा, x1 है, और इस डिस्टेंस में इसका पाथ ट्रेवल कितना बेटा, x2 है। ठीक है, तो μ1 x1 ये क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ। और इस x1 को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस जो चलती है लाइट, उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल पाथ। समझ में आया, ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ। समझ में आया, ऑप्टिकल पाथ इज व्हाट, अ प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ज्योमेट्रिकल पाथ। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पाथ क्यों कह रहे बेटा, बिकॉज इट इज़ अ पाथ ऑफ लाइट, जिसमें लाइट क्या करेगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी। इफ यू आर स्टडिंग अबाउट द रे कॉन्सेप्ट, तो रे क्या होता है बेटा, रे इज व्हाट, रे क्या होता है, हाँ बंडल ऑफ, पैकेट ऑफ लाइट, उसी को रेज बोलेंगे। ठीक है, तो रेज वी कंसिडर्ड एज अ लाइन। ठीक, अगर लाइन है, अच्छा लाइन के डेफिनेशन को जानता है, क्या होता है लाइन, इज अ रे, कनेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, देखो एक और डेफिनेशन है कि अ लाइन इज अ रे, अ लाइन इज अ, इधर देखो बेटा,
A line is a ray which extends on both side. A line is a ray which extends on both side. ठीक है, both sides extension का मतलब क्या है कि लाइन का कोई लिमिट नहीं होता, लाइन के एक्सटेंशन का कोई लिमिट नहीं होता until we define a segment of it. अगर सेगमेंट कर दें तो ये क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। अगर लाइन है ए बी, ठीक है, ए बी का मतलब क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन सेगमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन सेगमेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइन्स। ठीक है, तो रे को हम क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्टिकल पाथ समझ में आया बेटा। ऑप्टिकल पाथ मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्योमेट्रिकल पाथ के पाथ को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, ऑप्टिकल पाथ मिल जाएगा। वी गेट अ ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, अच्छा पेनिट्रेशन डेप्थ के बारे में पता है, पेनिट्रेशन डेप्थ के बारे में पता है, पेनिट्रेशन डेप्थ, पेनिट्रेशन डेप्थ पेनिट्रेशन डेप्थ का मतलब यही होता है कि अगर लाइट किसी मीडियम में कितना अंदर तक क्या करती है उसको, हाँ वही क्या होता है, पेनिट्रेशन डेप्थ होता है। मतलब कितने एक्सटेंट तक क्या होगी किसी मीडियम में जा सकती है, दैट इज नोन इज व्हाट, पेनिट्रेशन डेप्थ। क्या कहलाएगा, हाँ पेनिट्रेशन डेप्थ। तो ऑप्टिकल पाथ समझ में आया। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, μ1 x1, और ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। μ1 x1 इज इक्वल टू μ2 x2 इज इक्वल टू μ3 x3। ज्योमेट्रिकल पाथ भले ही बदलेगा बट ऑप्टिकल पाथ सारे मीडियम के लिए क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस एक्सटेंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उसी एक्सटेंट पे ज्योमेट्रिकल पाथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बट उन दोनों का प्रोडक्ट सारे मीडियम के लिए क्या होगा, सेम होगा। किसका, हाँ मतलब व्हाट, हाँ क्या, मिनिमम पाथ ऑफ द लाइट, हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, सही है। ऑप्टिकल पाथ इज व्हाट, अ प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ मीन्स व्हाट, द एक्सटेंट टू विच लाइट एंटर्स इन एनी मीडियम। ठीक है, और उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा। समझ में आया, सबको समझ में आ गया बेटा, किसी को कोई डाउट। चलो इतना समझ में आ गया, इतना लिख लो पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। लिख लो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हेडिंग डालो। ऑप्टिक्स, बस एक एक लाइन लिखवाएंगे इन दोनों के बारे में। इन द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक, in the geometrical optics ray concept of light is used। दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स, in the physical optics wave concept of light is used। हाँ बेटा, in the geometrical optics ray concept of light is used, रे कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट इज यूज्ड। दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स डालो हेडिंग। इन द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रे कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट इज यूज्ड। अच्छा फिजिकल ऑप्टिक्स लिखो। इन द फिजिकल ऑप्टिक्स वेव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट इज यूज्ड, wave concept of light is used। हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेडिंग डालो। लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज
as the ratio of velocity of light in air or vacuum velocity of light in air or vacuum to the velocity of light in medium, velocity of light in medium, to the velocity of light in medium. It is denoted by mu. It is denoted by mu. लिख दो mu इज इक्वल टू velocity of light in air or vacuum to the velocity of light in medium. और mu is equal to C naught upon Cm. Mu is equal to C naught upon Cm. इसको क्वेश्चन 1 मानेंगे क्या बेटा? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे लिखो। यहाँ तक लिख दिया, एक क्वेश्चन 1 तक लिख दिया। लिखो व्हेन अ लाइट रेज travels from one medium to other medium, one medium to another medium, one medium to another medium, then velocity of the wave and wavelength of the wave velocity and wavelength लिख दो, velocity and wavelength of the wave altered. Velocity and wavelength of the wave are altered, but the frequency remains unaltered. Remains unaltered. लिखो नेक्स्ट लिखो, since we know that C is equal to
न्यू इंटू लैम्डा, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, वेयर 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 सी इज इक्वल टू वेयर न्यू इज इक्वल टू क्योंकि सी बता चुके हैं ना उसमें, वेयर न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव और फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, और द वेव और लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द वेव, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द वेव। Therefore, for air C naught is equal to nu into lambda naught, C naught is equal to nu into lambda naught, और for medium Cm is equal to nu into lambda m, Cm is equal to nu into lambda m। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो, इसको इक्वेशन 3 कंसिडर कर लो। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3, mu is equal to C naught upon Cm is equal to nu into lambda naught और nu into lambda is equal to lambda naught upon lambda is equal to lambda naught upon lambda। लिख दिया, बहुत तेज। आगे लिखो, यहाँ तक सबका हो गया, यहाँ तक लिख दिया सब कुछ। लिखो फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 4 कंसिडर करो। फ्रॉम इक्वेशन 4 it is clear that from equation 4 it is clear that the refractive index is the ratio of wavelength of light in air to the wavelength of light in medium, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ, क्या बेटा? सपोज दैट a light ray is traveling from one medium to another medium having refractive index mu1 and mu2 respectively,
and x1 and x2 be the distance traveled in each medium respectively. Then the x1 and x2 is said to be a geometrical path traveled by the light rays in first and second medium respectively. Full stop. The product of refractive index and geometrical path is called optical path. Therefore, optical path is equal to mu1 x1 is equal to mu2 x2 is equal to mu2 x2, or optical path is equal to mu into x. Optical path is equal to mu into x, where x is equal to geometrical path. X is equal to geometrical path. लिखो from equation 1 it is clear that when the light ray is traveling from one medium to another medium, then geometrical path is different. But optical path is same. Optical path is same. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं. ये तो बेसिक था.
मेन टॉपिक फिर क्या हो गया बेटा? मेन टॉपिक फर्मट्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। समझो फर्मट्स प्रिंसिपल क्या कहता है? फर्मट्स प्रिंसिपल बेसिकली बताता है कि अगर लाइट इज़ पासिंग फ्रॉम और मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइट अगर जा रही है तो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स, होगा ना? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ होगा ना? जैसे मान लो कि तुमको, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? दीनदयाल। अगर मान लो दीनदयाल तुमको इस पॉइंट, अगर यहाँ गोल घर से और यूनिवर्सिटी जाना है तो तुम्हारे पास बहुत सारे पाथ्स है ना बेटा? तो लाइट के लिए भी अगर मान लो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो इसके पास भी क्या होगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ होगा ना बेटा? कोई भी पाथ अपना सकते हैं, ये भी हो सकता है ना? कोई भी पाथ हो सकता है, ठीक? तो तुम्हारे पास भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है और लाइट के पास भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ। तुम्हारे पास 3-4 ही पाथ है, तुम 3-4 ही पाथ जानते हो लाइट के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है। तो तुम किस पाथ को चुनोगे जिसमें उसको शॉर्टेस्ट टाइम लगे या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना, जिसमें तुमको एनर्जी का क्या हो, कम रिलीज करनी पड़े? तो फर्मट्स ने बताया कि अगर कोई लाइट एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाती है तो उस पाथ को अपनाती है जिसमें उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो, चलना पड़े और कम से कम टाइम लगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलना पड़े और कम से कम टाइम लगे। तो यही प्रिंसिपल क्या कहलाए बेटा? फर्मट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। फर्मट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम और मिनिमम पाथ। तो किसी बिंदु, किसी रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स आर अवेलेबल, बट इट चूजेज अ पाथ इन विच it chooses a path of shortest distance or minimum time, and this principle is known as what? Fermat's principle of least time. Fermat's principle of least time. सबको समझ में आया? अच्छा, तो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, चलो इसी को जनरलाइज करते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो ये केस जो था इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्लेन सरफेस। किसके लिए? प्लेन सरफेस के लिए। ये किसके लिए एप्लीकेबल था? प्लेन सरफेस के लिए। व्हेन वी टुक द केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, वी टुक द केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। कौन सा केस ले लिया गया बेटा? स्फेरिकल सरफेस ले लिया गया, ठीक? तो वी जनरलाइज दिस प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, वी जनरलाइज दिस प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। और स्फेरिकल केस में इसको जनरलाइज करके वी जनरलाइज द लीस्ट टाइम प्रिंसिपल बाय सेइंग दैट कि इन द केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस लाइट टू चूजेज अ पाथ ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम मतलब इस पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए क्या करती है? उस पाथ को अपनाती है जिसमें उसको क्या लगे? मिनिमम टाइम लगे या तो मैक्सिमम टाइम लगे। इसी प्रिंसिपल को क्या बोला गया? प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ और प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी पाथ, प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी पाथ। तो वो किसी भी पाथ को अपना सकती है एक बिंदु से। अगर मान लो कि क्या करें, हम स्फेरिकल मिरर कंसीडर कर लें, वी कंसीडर अ स्फेरिकल मिरर, ठीक? ये क्या मान लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या मान लेते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर क्या हो रही है? लाइट ए से चल रही है और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या जा रही है? बी पे जा रही है, तो ये भी मिनिमम पाथ हो सकता है और मैक्सिमम पाथ हो सकता है। या तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाए फिर रिफ्लेक्शन होकर रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे आए, तो ये भी मिनिमम और मिनिमम पाथ हो सकता है, ये भी स्टेशनरी पाथ हो सकती है, ठीक? या तो पहले क्या जाए? पहले ए से एम पे जाए फिर एम से एन पे आए, ये भी एक पाथ इसका हो सकता है, ये भी स्टेशनरी पाथ हो सकता है, ठीक है? और
या तो बी ए से एन पे जाए फिर क्या हो बी पे आए, ये भी इसका क्या हो सकता है, एक पाथ हो सकता है। तो स्फेरिकल सरफेस के केस में, ठीक है, बेसिकली हम लीस्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा कौन सा बेटा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ड्राइव करते हैं। बिकॉज ये दोनों प्लेन के केस में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस पे होता है। जैसे मान लो रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर लाइट चली टकराने के बाद क्या होगी, वापस आएगी, टकराने के बाद क्या आती है बेटा, वापस होती है। अगर मान लो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा ना। लेट अस फॉर एन इंसिडेंस वी कंसीडर दिस एज व्हाट, प्लेन सरफेस। तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट भी होगी ना। इसलिए क्या होता है, इसका और इसका लेंथ क्या होता है, सेम होता है, और ये मिनिमम पाथ हो जाता है। अभी कॉन्सेप्ट इसका समझाएंगे, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझो। लीस्ट टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए उस पाथ को अपनाएगी जिसपे उसको क्या लगे, मिनिमम से मिनिमम टाइम लगे। क्या लगे, मिनिमम से मिनिमम टाइम लगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो, चलना पड़े। उसी को कहते हैं क्या, फर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम और मिनिमम पाथ। फर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम और मिनिमम पाथ। मिनिमम की स्पेलिंग क्लियर हो रही है ना। फर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम और प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पाथ। इतना समझ में आया। फर्मर्स प्रिंसिपल किस लिए था, पाथ के, किसके लिए था, पाथ के सिलेक्शन के लिए था। पाथ के सिलेक्शन के लिए कि वो कौन सा पाथ अपनाती है। तो किस पाथ को अपनाएगी, लीस्ट टाइम वाले पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले पाथ को अपनाएगी। हम लोग भी ये क्या करेंगे, अगर हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना हो तो हम चाहेंगे कि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको क्या मिले, हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलना पड़े और कम से कम टाइम में क्या हो, पहुँच जाए। ठीक है, तो ये था फर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, हम तुमसे बताएं प्लेन सरफेस के लिए क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा, प्लेन सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव करते हैं, जैसे केस बताता हूँ। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन इज व्हाट, इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। ठीक है, आफ्टर नहीं बेटा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे अगर बॉल तुम फेंको तो क्या करती है, वो जिस एंगल में तुम फेंकते हो उसी एंगल में क्या होती है, वापस आ जाती है ना। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस, कि सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, वापस आ जाती है। तो क्या होगा, बाउंसिंग बैक क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी सरफेस। किसी सरफेस से टकराने के बाद क्या होती है, लाइट वापस चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब जब टकरा के वापस आएगी तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है, क्या किस लॉ को वो क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो पहला लॉ ये बताया गया कि अगर लाइट क्या होती है, किसी सरफेस से टकराती, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे होगा, जो नॉर्मल होगा एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे वो क्या करेंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे, विल लाई इन अ प्लेन, 2D प्लेन में क्या होंगे, लाई करेंगे। समझ में आया। अगर मिरर का केस लें तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल विल लाई इन अ सेम प्लेन। दूसरा क्या कहता है बेटा, दूसरा ये कहता है कि जिस एंगल पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी, उसी एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब सवाल आता है इसको प्रूव करने का, किसका इस्तेमाल करके, लीस्ट टाइम का इस्तेमाल करके, फर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का इस्तेमाल करके। तो देखो बहुत आसान है, कठिन नहीं है। पहला समझिए, देखो कंसीडर कर लो कि क्या बेटा, ये एक
इतना लिखवा दे पहले, इतना पहले लिखवा दे फिर आगे बढ़े, कि बता पहले इसको समझा दे तब लिखवाएंगे, उसका लिखवा दो। चलो ठीक। तो देखो ये क्या है बेटा, एक मिरर है। क्या है? एक मिरर है। सपोज दैट O इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, O इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बाई। तो नॉर्मल से जितने एंगल पे वो क्या होगी, वो इंसिडेंट होगी, उतने एंगल पे क्या होगी बेटा, वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। मान लेते हैं कि इस सरफेस के नीचे भी क्या करता है बेटा, एक पॉइंट लाई करता है। सपोज दैट इस सरफेस के नीचे एक पॉइंट लाई करता है O डैश। अब हमने क्या किया, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? हम लीस्ट टाइम का इस्तेमाल करके इसको प्रूव करेंगे। किसका इस्तेमाल करके प्रूव करेंगे? लीस्ट टाइम का। और उसको करेंगे कैसे? लीस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इस्तेमाल। तो मान लो कि AO जो चला, ये क्या है, पहले जो पाथ वो चली वो क्या थी, थ्रू O था। किसके था? O A से चलती है, O पे जाती है, और O से B पे चली जाती है। दूसरा पाथ क्या हो सकता है बेटा? एक पाथ हमने ये कंसिडर कर लिया कि क्या वो O पे पहले O डैश पे गई, क्या चली गई बेटा, O डैश पे चली गई, और दूसरा किस पे चली गई, O डैश से B पे चली गई। हमने कंसिडर कर लिया कि पहला जो हमारा पाथ है वो क्या है, AOB है। क्या है? AOB। और दूसरा पाथ क्या बेटा, AO डैश B है। क्या है बेटा? AO डैश B है। तो पहले केस में जो पाथ ट्रेवल्ड होगा कितना होगा बेटा, कितना होगा? पाथ ट्रेवल्ड इज इक्वल टू AO प्लस OB। होगा कि नहीं होगा? टोटल पाथ ट्रेवल विल बी AO प्लस OB। और दूसरे केस में पाथ ट्रेवल कितना हो जाएगा बेटा? वेरी गुड, AO डैश प्लस O डैश B, AO डैश प्लस O डैश B। अच्छा फिगर से देख के बताओ कि जो तुम्हारा AO डैश है वो ग्रेटर है कि नहीं AO से, है कि नहीं है? और दूसरा O डैश B वो ग्रेटर है OB किससे, है कि नहीं है ना बेटा? इस पे दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है ना। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा बेटा, AO डैश प्लस O डैश B विल बी ग्रेटर दैन AO प्लस OB। ये दिख रहा है कि नहीं? ये देखो AO डैश प्लस OB बड़ा होगा AO से और OB से, बड़ा कि नहीं होगा? विच इज़ अगेंस्ट फर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पाथ और फर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। इट मीन्स व्हाट, कि वी हैव अनदर पाथ AO डैश B जो कि क्या है, AOB से क्या है, बड़ा है, विच इज़ अगेंस्ट फर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। इट मीन्स देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ सच पॉइंट O डैश एंड दिस। ठीक है, O डैश का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और O डैश क्या होगा, यहीं पे होगा, इधर उधर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। समझ में आया बेटा? कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? तुमको बेटा पक्का ना? अच्छा, ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसको मिटा दें। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लो। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बेटा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दिस इज इक्वल टू, अरे साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको प्रूव कैसे करें लीस्ट टाइम से? तो देखो क्या करना है, एक सरफेस कंसिडर कर लेना है। ये क्या किया, एक सरफेस कंसिडर कर लिया, एक प्लेन मिरर कंसिडर कर लिया, होगा ना बेटा? मान लेते हैं कि O इज़ अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बेटा, O इज़ अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और क्या हुई, रे एक दूसरे A से चली, इस पॉइंट O पे इंसिडेंट हुई, और रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट B पे चली गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करना है, फर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का इस्तेमाल करके इसको प्रूव करना है। क्या करना है, फर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का इसका इस्तेमाल करके इसको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, दूसरा क्या करो, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर, इसको H1 मान लो और इसको क्या मानो, H2 मान लो। ठीक है, सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन M एंड N क्या है, L है। देखो बेटा ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा, L क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये X है, ये डिस्टेंस क्या है बेटा,
ये डिस्टेंस अगर x है तो ये कितना हो जाएगा बेटा l माइनस एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आया? l माइनस एक्स समझ में आया? अच्छा, ये क्या बेटा परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? और दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा अंडर रूट l माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बस तो प्रूव हो गया। देखो बेटा ये जानते हो ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डालते हो कि नहीं जानते हो? ये जानते हो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जानते हो? हाँ बेटा, दूरी बटा समय, ये जानते हो ना? अच्छा, और ये वाला डेफिनेशन जानते हो? कौन सा डेफिनेशन जानते हो? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जानते हो? लंब बटा कर्ण जानते हो ना? कर्ण जानते हो ना? और ये फॉर्मूला जानते हो कि अगर कोई फंक्शन कोई डिपेंडेंट फंक्शन है किसी x का, तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं और क्या करते हैं बेटा, जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, d2y/dx स्क्वायर को देखते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाता है तो हमको पता चल जाता है कि मिनिमा कहाँ होगा और मैक्सिमा कहाँ होगा। होगा कि नहीं होगा? बस इतना आता है तो ही प्रूव हो जाएगा। अब देखो कैसे प्रूव होगा, देखो इतना बस याद करके जाना एग्जाम में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और मिनिमाइजेशन वाला सेटल पॉइंट निकालना। समझ में आया? अब देखो कैसे प्रूव होगा ये। अच्छा ये बताओ, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में टोटल टाइम कितना हो गया, t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 टाइम लगता है। कितना लगता है? t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 टाइम लगता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, स्पीड इज इक्वल टू क्या था बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना बेटा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा ना? तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना बेटा? मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है बेटा, T1 टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? T1 टाइम लगता है। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चला, ये वाला डिस्टेंस चला बेटा, ये वाला डिस्टेंस का लेंथ कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर। बेटा समझ में आ रहा तुमको? तुम तो सो रही हो जी, घर पे सोई नहीं हो ना? सबको नहीं आ रहा है क्या? लेक्चर बोरिंग लग रहा है? समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ, वो बेटा सो रही है। बेटा घर पे सोई नहीं हो क्या? हाँ, अच्छा तभी नींद आ रही है। हाँ, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, ये वाला डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर, और वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा c। तो t1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर। अच्छा इसमें देखो वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सेम मीडियम से सेम मीडियम में ही क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है लाइट का। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर अपॉन c। t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट l माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर बाई c। ठीक है, इतना समझ में आ गया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर अपॉन c प्लस अंडर रूट l माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर अपॉन c। ठीक है, समझ में आ गया? क्या किया, t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 कर दिया। ठीक, अब लीस्ट टाइम का इस्तेमाल करना है, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, मतलब टाइम को क्या करना है, हमको मिनिमाइज़ करना है। टाइम को क्या करना है, मिनिमाइज़ कर देना। चलेंगे इधर उधर। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मिनिमाइज़ करना है, तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और क्या कर देंगे, जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का इस्तेमाल कर देंगे, प्रूव हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। तो देखो कैसे, आई इज इक्वल टू आर, सॉरी आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो इतना तक रहने देना है, कल इसके बाद से पढ़ेंगे। समझ में आया बेटा, तुमको समझ में आया? तुमको बेटा लास्ट वाला नहीं समझ में आया? तो देखो बेटा क्या करने हैं, हम सिर्फ किसका इस्तेमाल किए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का इस्तेमाल किए हैं।
ठीक है। किसी फॉर्मूले को, किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज़ का कैसे करते हैं उसका इस्तेमाल किए हैं। और क्या इस्तेमाल किया बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। और इसमें कुछ किया नहीं है, देखो ए से बी पे क्या मान लेते हैं कि लाइट जाती है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू द सरफेस और पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉप की h1 और h2 इसको कंसीडर कर लिया। अगर ये h1 है और मान लिया कि mn जो डिस्टेंस टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इज व्हाट, l। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इज व्हाट, l। और मान लिया कि mo जो है वो कितना है, x है, तो वो x है, तो ये कितना हो जाएगा, वो n कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स। जब l माइनस एक्स हो गया तो क्या किया हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर दिया। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर आ गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो कितना आ जाएगा, l माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया। उसके बाद से क्या किया, टोटल टाइम निकाल लिया। टोटल टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू t1 प्लस t2। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का इस्तेमाल कर दिया। अब लाइट की बात करें तो लाइट की स्पीड कितनी होगी बेटा, c के बराबर होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम निकालने के लिए दोनों को ऐड कर लिया, बाकी का कल बताएंगे। इतना समझ में आया, तो बस इतना ही बताया बेटा। इसका कौन सा क्लास में, फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर एडमिशन।